नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो बड़ा संवेदनशील है और जिस पर बात होनी चाहिए। एक दौर था जब इंदिरा गांधी ने इस देश के बैंकों का निजीकरण किया और कई संस्थाओं का निजीकरण करके इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी और जो जरूरतमंद लोग थे उनको सरकारी नौकरियों में अवसर दिए। और जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस ने 1970 के आसपास चलाया था उसमें भूमिहीन लोगों को गांव देहात में जमीनें भी दी गई। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये एक लॉ है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये हरियाणा में एक कानून 1972 में बना था, एक्ट 1972 में ये बना था और इसको ये कहा गया था कि जिन लोगों के पास में जमीनें नहीं हैं उन लोगों को जमीन दी जाएगी। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये वीर सिंह बौद्ध जी हैं, रिटायर्ड अफसर हैं दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे पहले, अब नहीं है, अब रिटायर हो गए हैं। ये मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये वो समस्या है कि जिस पर बात होनी चाहिए। बौद्ध जी, क्या है ये कानून, थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों को। हाँ सर, जय भीम। ये इंदिरा गांधी की काफी कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी कि लैंडलेस लोग, कोई भारत में कोई भी आदमी लैंडलेस ना रहे जी। हरियाणा में एक 1972 में ये एक्ट बनाया, हरियाणा लैंड एंड सीलिंग एक्ट 1972। और इसमें बड़े जो भूस्वामी थे जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, वो जो जमीन एक्वायर की और वो लैंडलेस लोगों में अलॉट कर दी गई जी। और वो फ्री में भी नहीं दी गई थी सर। अच्छा, उसकी जो ना न्यूनतम वैल्यू रखी, मतलब सरकार ने ये तय किया कि जिन लोगों के पास में 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो जमीन उन लोगों से जमीन वापस ली जाए और जो लोग भूमिहीन हैं उनको वो बांटी जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, उसकी भी कीमत रखी जी। तो सर ये इसका इम्प्लीमेंट किया इन्होंने 1977 में, मतलब 72 में लॉ बना और 1977 में उसको लागू किया गया। 76 में इसके रूल बने और 77 में उसको क्रियान्वित किया गया। मेरे फादर को ये अलॉटमेंट ऑर्डर है 27 कनाल 11 मरले 18/11/77 को जो ना ये अलॉटमेंट हुई। 18/11/77 को आपके फादर के नाम पे, मेरे फादर एक जमीन जो है वो अलॉट हुई है, इसका अलॉटमेंट लेटर है। और जो सरकार ने आपको, कितनी जमीन थी ये थी 27 कनाल 11 मरले। 27 कनाल 11 नियर अबाउट ये 4 एकड़ बनती है। अच्छा, 4 एकड़ बनती है। तो 4 एकड़ की जमीन के आसपास आपके फादर को अलॉट की गई और इसकी वैल्यू रखी थी सर उस समय थी ये अप्रोक्सीमेट 9,000 रुपए, मतलब 1977 में 9,000 रुपए थी। और उसको 10 किस्तों में हरियाणा गवर्नमेंट के खाते में जमा करना था। और अपना कोशिश ये थी सरकार की कि लोग इसमें अपना खेती करें और गुजारा करें और बाकी किस्तें उसमें भर दे रहे। कुछ मतलब जमीन का पोजीशन आपको जमीन मिल जाएगी, इसमें खेती करते रहे, कमाते रहे और सरकार को ये पैसा देते हमारे, ये था सरकार की अच्छी पहल थी, अच्छी पहल जी। तो ये अलॉटमेंट ऑर्डर तो दे दिया जी, कागजों में दे दिया, लेकिन फिजिकल में नहीं मिली किसी को भी। मतलब जमीन आपको कागजों में शो कर दी गई कि ये जमीन इनके जो मालिक हैं ये हैं, लेकिन मौका वारदात पर जमीन पर पोजीशन आपको, कब्जा आपको नहीं मिला। उसके बाद सर हम, जैसे ही मेरे फादर तो अनपढ़ थे, मजदूरी करते थे, वो किसी कारण से पैसे नहीं भर पाए। तो जैसे ही RTI एक्ट आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसका प्रयोग करके देखें हम। तो मैंने पहली RTI लगाई 3/5/2008 को, ये मेरा RTI है पहली सर। मतलब 3/5/2008 को आपने RTI लगाई और मैंने इस जमीन का, और मतलब लगभग 77 में जमीन मिली और 8 में RTI लगी। 40 साल के बाद में तो पहले कोई बता ही नहीं रहा। 40 साल तक आपके पास में जमीन ही नहीं थी। अब भी नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं है। मतलब 40 साल आपके नाम पे जमीन चलती रही लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का ही। फिर क्या हुआ? RTI ने क्या जवाब दिया? RTI लगाई तो मैंने इसका स्टेटस पूछा सरकार से, ये हमारी जमीन मेरे फादर को अलॉट हुई थी, इसका स्टेटस बताया जाए। और उस समय ये 9,000 रुपए भरने थे। उस समय किसी भी कारणवश हम नहीं भर पाए, अज्ञानता के कारण, गरीबी के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन मैं अब सक्षम हूँ, मैं पैसे भरने करो तो मुझे बताया जाए कि अब जो ना विद इंटरेस्ट कितने पैसे बनते हैं जी। उन्होंने RTI का जवाब दे दिया और वो इस मामले में फंस गए। ये जवाब है सर, उन्होंने बता दिया कि 32,577 रुपए
RTI का जवाब है जो 9,000 के बढ़ा करके 32,577 रुपये और 96 पैसे हाँ बनते हैं ये आपको भरने हैं। तो ये और इसको अलाउ करेगा SDO सिविल। अच्छा, SDO सिविल के यहाँ जाकर के आप ये पैसा हमको अलाउ कर दें और तो आपको जमीन मिल जाएगी। अच्छा, मैंने SDO सिविल को ही ये एप्लीकेशन मूव कर दी ये 8/9/2008 को। अच्छा, 8/9/2008 को फिर आपने एक एप्लीकेशन मूव कर दी। हाँ जी, इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मैंने इनकी शिकायत कर दी DC साहब को। फिर भी एक्शन नहीं लिया, फिर मैंने RTI से जवाब मांगा, फिर शिकायत कर दी। तो इन्होंने गुस्से में आके हमारे पास ये एक नोटिस भेजा, ये नोटिस दिखा सकते हो, ये नोटिस भेजा कि कितने तारीख को, ये 6/5/2010 को। हाँ, ये तो नंबर है 13/5/2010 को। अच्छा, 13/5 मेरे कोर्ट में आए, आप पेश हो और बताएं। तो मैं चला गया सर। तो तत्कालीन जो भी SDO सिविल थे उन्होंने बुलाया मुझे, बोले आपकी तो कोई किस्त जमा नहीं है। मैं कहा जी हम कब कह रहे किस्त जमा है? आपने बता रखा 32,577 रुपए मेरी जेब में, आप अलाउ करो मैं पैसे भर देता हूँ। हमारे सामने ऐसी बात हो रही थी। वो बोले मैं तो नहीं करूँगा अलाउ, आप तो कैंसिल समझो। आपको पावर ही नहीं कैंसिल करने की। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अपनी जमीन कैंसिल समझो। आप लिखित करो ना कैंसिल, आप कर नहीं सकते, मगर आपकी पावर नहीं है, आप इस एक्ट को कैंसिल करा दो ना। काफी आर्गुमेंट हुई मेरी उनसे। और मगर जिन लोगों ने एक किस्त भर रखी, 2 भर रखी, उनका क्या किया आप लोगों ने? और इस एक्ट के अंदर सर ये सेक्शन ये 11 है, इस एक्ट की सेक्शन 11 को बाउंड किया हुआ है तहसीलदार को कि तहसीलदार इन लोगों को कन्वेंस कराए, चिट्ठी लिखे और इनसे पैसे भरवाए। लेकिन किसी तहसीलदार ने आज तक काम नहीं किया। ये सब दफ्तर खोले बैठे हैं। मतलब 50 साल गुजर जाने के बाद भी जो जमीन आपको 1977 में अलॉट हुई थी आपके पिताजी आपके दादाजी के नाम पर, वो जमीन आज तक आपको नहीं मिल रही है। उसमें जो है ना ये बड़े बड़े जो ना दावे करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए और आखिरी पायदान के आदमी तक जो ना मेरी सरकार जो ना जिम्मेदार है। अब ये 303 जो ना सीटें दे रखी है, हमने इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं। इनके कार्यालय में मैंने एप्लीकेशन मूव करी तो उनका फॉरवर्डिंग लेटर लग के सर एक चिट्ठी हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को भी गई है। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री की चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है। ये देखिए, ये चिट्ठी प्रधानमंत्री का फॉरवर्डिंग लेटर, मुख्य सचिव जी हरियाणा चंडीगढ़। मतलब ये आपने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा और उसके आधार पर भी फिर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। और करीब 4 चिट्ठी में सीधा CM हरियाणा को भी लिख चुका हूँ। उनके वहां से भी किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड है। कोई भी सरकार, मान लीजिए हुड्डा साहब से मैं आज गुजारिश करता हूँ, हुड्डा साहब बड़े हितैषी बनते हैं कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। ज्यादा समय सरकार उन्हीं की रही है ना। वो तो जाट आंदोलन में कहे थे मैं तो मुख्यमंत्री बाद में, पहले मैं जाट हूँ। तो आज उन दीपेंद्र हुड्डा से और जो ना मेरा भूपेंद्र हुड्डा से और तमाम हरियाणा के खट्टर जी से भी, शासन से, प्रशासन से गुजारिश है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दे और ताकि इन गरीब लोगों का भला हो जाए। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करें ईमानदारी से। कहने को तो सब ये दलितों के मसला है। फिर ये क्या नाम, उसके बाद फिर जब आपने कहा कि जमीन जो है वो मतलब आपको पैसा जो है वो भरना है, फिर क्या हुआ उसके बाद में? मैंने पैसा भर दिया ना सर। उन्होंने तो अलाउ नहीं किया। मैंने जो ना एक अपना सिंपल सा वकील से थोड़ा डिस्कस करके मैंने ये 9 मई 2015 को ये फुल एंड फाइनल पेमेंट विद इंटरेस्ट हरियाणा सरकार के खाते में जमा कर दी। उसके बावजूद भी मैंने सबको लिख लिया, DC, SP, कंसर्न पटवारी, तहसीलदार, सारा का सारा सिस्टम हमारे खिलाफ बैठा है। पर कोई मुझे मना भी नहीं करा कि आप इंटाइटल नहीं हो। करते भी नहीं काम। मतलब ये कह रहे हैं कि जमीन आपकी है पैसा आपका मिल गया आप पर कोई बकाया नहीं है, लेकिन काम नहीं करेंगे। मतलब 4 एकड़ जमीन जो हरियाणा गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी की 20 सूत्रीय कार्यक्रम के चलते आपको दी थी, आपके फादर को दी थी। करीब सर 70-80 लोगों के नाम है अलॉट है मेरे गाँव में। तो अच्छा, और किसी को नहीं मिल रही? किसी को भी नहीं मिल रही है। ये बकवास करते हैं। ये जगह है कहाँ? ये चीज मेरे गाँव में है। जमीन तो वही होना है, वही जिनसे एक्वायरी की थी, भूमाफिया कह लो उनको, नाजायज खेती करे। अब मैंने फिर कमीशन पटिशन डाली मैंने और ये ऑर्डर रहा। पूरे रोहतक जिले की जमीन जो है ना, इसका इंतकाल हरियाणा गवर्नमेंट के नाम चल रहा है। अब वो कागजों में मालिक नहीं है इस ऑर्डर के तहत। मतलब एक ये नई बात हो गई। हाँ, ये तो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए हमें
मतलब जो जमीन आपके नाम पे अलॉट की गई थी, हाँ। वो आपके नाम पे 40 साल 50 साल चलती रही और उसके बाद में आपने लड़ाई शुरू करी सब कुछ। जब उनको लगा कि जमीन तो उनको देनी पड़ जाएगी दलितों को, मजदूरों को, तो उन्होंने वो जमीन वापस हरियाणा गवर्नमेंट के नाम पे चढ़ा दी। हमारे को नहीं दे रहे, आपको देने की वजह हरियाणा गवर्नमेंट, लेकिन खेती वही कर रहे हैं क्योंकि पटवारी तहसीलदार सब सारा सिस्टम मिला है, उनसे पैसे लेते हैं। जिनसे 50 साल पहले कागजों में जमीन ली करके आपको दी गई, आपसे लेकर के कागजों में सरकार को दे दी गई, और वही जमीन जिन लोगों के 50 साल पहले थी आज भी उन्हीं के वो आज इस समय जो भी सरप्लस लैंड पे जो खेती कर रहे हैं वो नाजायज काश्त कर रहे हैं, वो लाफुल नहीं है। मतलब एक तरफ कानून ये कह रहा है कि भाई मजदूरों को जमीन दी गई, दूसरी तरफ कानून ये कह रहा है कि हमने जमीन इनको दे दी, तीसरी तरफ आपने जाकर के पैसा भी दे दिया, लेकिन पोजीशन ना आपको जब मिला ना 50 साल के बाद मिला, और जब आपने पोजीशन मांगना चाहा तो सरकार ने वो जमीन फिर सरकार के खाते में चढ़ा दी आपको देने के बजाय। मतलब आपसे इतनी दिक्कत थी कि आपको नहीं दी गई, सरकार को वापस कर। अब ये सारा का सारा हरियाणा सरकार के नाम इंतकाल है, और वो जो लोग हैं वो हमारे भाई गांव के, ये जो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, दलितों के अलावा और कौन लोग थे इसमें जिन लोगों को जमीन दी? इसमें लैंडलेस लोग सारे ही, इसमें 3-4 चौधरियों की फैमिली है, 3-4 राजपूतों की फैमिली है, और बाकी तो लैंडलेस तो ये हमारे लोग हैं। तो मैं इस खबर को बनाने का एक उद्देश्य ये था कि आप देखिए कि सरकार के सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, वो सरकार इंदिरा गांधी की सरकार 1972 में ये कहती है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के चलते कि हम लैंडलेस लोगों को, भूमिहीन लोगों को जमीन देंगे, और उन लोगों से लेंगे वापस जिन लोगों के पास 30 एकड़ से ज्यादा है। उन लोगों से जमीनें वापस ली गई, मजदूरों के लिए, भूमिहीनों के लिए उसमें पट्टे काटे गए, जमीनें दी गई, और वो जमीन कागजों में दी गई, फ्री में भी नहीं दी गई, पैसों में दी गई, पैसे भी लिए गए लोगों से। ये पर्ची दिखाई वीर सिंह गौर जी ने, तो पैसे भी ले लिए गए, और जब जमीन की लड़ाई लड़ी दूसरी पीढ़ी ने, पहली पीढ़ी को तो जमीन मिली नहीं जिसके नाम पर थी, दूसरी को भी नहीं मिली, तीसरी पीढ़ी जब पढ़ लिख करके थोड़ी सी बाबा साहब के आशीर्वाद से अपने अधिकारों को समझी, तो जब उसने लड़ाई लड़ना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि सरकार ने वो जमीन इनको देने के बजाय सरकार के खाते में चढ़ा दी। यानी कि अन्य गैर कानूनी तरीके से जो लोग 50 साल पहले जिन लोगों से वो जमीन ली गई थी, वो तब भी उस पर काबिज थे, 50 साल भी उन्होंने खेती की, जब इन्होंने मांगी इनको नहीं दी, तब भी वही लोग खेती कर रहे थे, और अब सरकार के खाते में चढ़ा दी तब भी वही लोग खेती कर रहे हैं। कानून जो है वो मात्र कागजों में है, जमीन पर कहीं नहीं है। और सर एक बात और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अभी जैसे हमारी ये बहनें बैठी हैं, भीम आर्मी की टीम जो न पूरे इनके साथ लगी हुई है कि इनको न्याय मिले, तो तमाम खाप के चौधरियों से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपकी पंचायत होने जा रही है 21 तारीख को महम के 24 चौतरे पर, सभी खाप पंचायतों से गुजारिश है कि आप भी अत्याचार करना बंद करें, एक प्रस्ताव पास करें वहाँ, तो कोई गरीब को नहीं सताएगा, और ये भूमि का मसला भी हमारा हल कर दें, ताकि ये भाईचारा बने, एका बने, और हम मिलजुल करके जो ना सारे इकट्ठे रहे, भाईचारे से, संवैधानिक तरीके से रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संदेश वीर सिंह बौद्ध जी की तरफ से था, लेकिन फिर वही जमीन का मामला था, और ये शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ, भूमिहीन लोगों से, मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ताकि इस देश में जो सरकार रूल कर रही है, चाहे वो मोदी जी की सरकार है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, अच्छा हरियाणा में जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वो उनके जो एम्प्लॉय हैं, वो उनके जो पदाधिकारी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनसे मेरी अपील है कि ये गरीब मजदूर लोगों के साथ में, दलित शोषित पीड़ितों के साथ में आपका जो रवैया है ये कहीं ना कहीं उदासीन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जमीन जो इनकी थी वो सरकार के खाते में चढ़ा दी और इनसे पैसा भी ले लिया, तो ये गलत है। हमारा वीडियो जहां तक भी जाए और सरकार के बैठे हुए लोग जो भी इस वीडियो को देखें, उनसे अपील है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग संवैधानिक तरीके से अकॉर्डिंग लॉ जो लोग इस लैंड के ओरिजिनल ओनर है उनको जमीन मिलनी चाहिए, और सरकार निष्पक्ष होकर के, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो जो भी लोग हैं वो निष्पक्ष होकर के इनकी जमीन जो है वो देनी चाहिए। ऐसे तमाम देश भर में तमाम बहुत सारे मामले हैं जो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक अजीब मामला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, नए हो तो हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL के साथ दिल्ली।